हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 1 से 5 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है बिहार दरोगा मेंस और बिहार दरोगा प्री के लिए, और साथ ही साथ रेलवे एनटीपीसी के लिए भी कुछ सेट्स अवेलेबल हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है 1 से 22 तक मैथ्स का क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ और उसका क्वेश्चन का पीडीएफ और आंसर मैं क्वेश्चन और आंसर का जो पीडीएफ है वो अटैच कर दिया हूँ मैं। वो आप जाके ग्रुप से ज्वाइन करके और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके, तो प्रकाश का जो रंग होता है वो उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। देखिए होता क्या है तरंग दैर्ध्य, अगर तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो कर्मागत कणों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और इसको ग्रीक अक्षर लैम्डा से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश की अगर बात करते हैं तो लाल रंग के जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछ दे तो बैगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है लाल रंग का वो सबसे कम होगा। आकाश का जो नीला भी दिखता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण का जो वक्रता का त्रिज्या होता है वो अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। अगर हम बात करते हैं समतल दर्पण की, तो एक चीज यहाँ से याद रखिएगा कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। तो पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को देखने के लिए उसकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात गैल्वेनोमीटर की करते हैं तो गैल्वेनोमीटर से याद रखिएगा इस यंत्र का जो उपयोग है वो छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। ऑडियोमीटर की अगर बात करते हैं तो ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। और अगर हम डॉप्सन की बात करते हैं तो यह समानता ओजोन की सांद्रता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बल गुणनफल है। तो बल बराबर मतलब फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान इंटू में त्वरण। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो हमारा सही आंसर होगा, द्रव्यमान और त्वरण का। अगर हम बात बल की करते हैं तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है और दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार अगर कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश किया है तो वो है आइजैक न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विशिष्ट घनत्व होता है। तो देखिए वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पानी के एकांक आयतन का द्रव्यमान, बिल्कुल सही है। वस्तु के किसी आयतन का द्रव्यमान अपॉन में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान, बिल्कुल सही है। वस्तु के किसी आयतन पर भार अपॉन में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। विशिष्ट घनत्व से एक चीज याद रखिएगा, विशिष्ट घनत्व जो है वो एक अनुपात है और इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। अणु अगर परमाणु कण नहीं है तो कौन नहीं होगा? ड्यूट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यूट्रॉन जो है वो एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक, और प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक श्यानता है। श्यानता मतलब होता है विस्कोसिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहद जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक श्यान है। शहद क्या देखिए, श्यानता की अगर बात करते हैं मतलब विस्कोसिटी की अगर बात करते हैं तो यह केवल द्रवों और गैसों का गुण है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। द्रवों में जो श्यानता होता है वो अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बलों के कारण होता है, और गैसों में जो श्यानता होता है वो इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि ताप बढ़ाने पर द्रवों की जो श्यानता होती है वो घट जाती है और गैसों की जो श्यानता होगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है। तो इडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित है, क्योंकि इडेफिक मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक यहाँ पूछ रहा है तो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्न में से कौन वास्तविक रूप से एक मीन मछली का प्रकार है। तो कैट फिश जो है वो एक फ्रेश वाटर फिश है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कौन सा जंतु अपनी आंत यानी इंटेस्टाइन में जल की काफ़ी मात्रा का संचयन कर लेता है। तो वो है ऊंट, और इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक बार में अत्यधिक जल पीकर जल का संचयन कर लेता है और उसे अपनी आंतों में भर लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका की अगर बात करते हैं तो केंद्रक तो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। अगर हम बात माइटोकॉन्ड्रिया की करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखिएगा इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में किया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल है और इसे कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगर हम बात हाँ ठीक है, चलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति होती है मतलब कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो यह यकृत में रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत से याद रखिएगा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका जो प्रमुख कार्य है वो रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना होता है। इसका जो वजन होता है वो लगभग 1.5 kg से 2 kg के आसपास होता है। अगर हम बात आमाशय की करते हैं मतलब स्टोमक की करते हैं तो इससे याद रखिएगा आमाशय में निकलने वाले जो जठर रस होता है उसमें पेरिसिन और रेनिन एंजाइम होता है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। अगर हम बात अग्नाशय की करते हैं मतलब पैनक्रियाज की करते हैं तो पैनक्रियाज से याद रखिएगा यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एक साथ अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी मतलब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अगर हम बात पित्ताशय की करते हैं मतलब गैल ब्लाडर की करते हैं तो इससे याद रखिएगा यह नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला जो पित्त होता है वो जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये होता है सर्वाधिक जो होगा वो वसा में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम वसा की अगर बात करते हैं तो 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और शरीर में इसका जो संश्लेषण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर हम बात विटामिन की करते हैं तो विटामिन से याद रखिएगा विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था और यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम बात प्रोटीन की करते हैं तो प्रोटीन से याद रखिएगा प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो बर्जीलियस ने किया था और ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन जो होता है वो उत्तरदायी होता है। अगर हम बात कार्बोहाइड्रेट की करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से याद रखिएगा यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 से मिलकर बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो यकृत में काफ़ी मात्रा में संचित रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए का केमिकल नाम होगा रेटिनॉल, और विटामिन ए जो होता है वो नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बाल जिस प्रोटीन का बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं। तो बाल में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केराटिन। केराटिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी नली में संपन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप क्या होता है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि क्रांतिक ताप होता क्या है। अगर हम बात करते हैं तो किसी पदार्थ का क्रांतिक तापमान वह तापमान होता है जिसके ऊपर पदार्थ के वाष्प को द्रवीभूत नहीं किया जा सकता है, चाहे उस पर कितना भी दबाव क्यों न डाला जाए। तो ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो क्रांतिक तापमान होता है वो होता है -118 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करें। लोहा में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल की जो सदस्यता है वो निम्न सदन के साथ साथ उच्च सदन का भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी निम्न में से कौन होता है। तो सबसे ऊंचे पद का जो सिविलियन अधिकारी माना जाता है वो है मंत्रिमंडल सचिव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था के बदलाव के लिए क्या आवश्यक है। तो संसद के केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारों की व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये है अनुच्छेद 368 के 2 के तहत, और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान जो है वो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 116 है वो ये कहता है कि विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित विधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो है वो अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। लोक लेखा समिति से याद रखिएगा इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होंगे और 7 सदस्य जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे। क्लियर है? इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और ये जो 22 सदस्य होते हैं इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। इस समिति में किसी मंत्री को शामिल नहीं किया जाता है और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो किसी विपक्षी दल से चुना जाता है। ये जो कोई नियम नहीं है कि इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल से चुना जाए, लेकिन 1967 में जब पहली बार समिति का एक अध्यक्ष चुना गया था श्री मीनू मसानी को, तो उसी समय से ये परंपरा चलते आ रही है कि जो समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल से ही चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो यह है अनुच्छेद 200 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 200 ये कहता है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या फिर इसे अस्वीकृत कर सकता है। लेकिन जब वो इस विधेयक को संदेश के साथ या किसी पूर्ण विचार करने हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनः विचार के बाद अगर दोबारा विधेयक आ जाता है तो इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास भी विचार करने के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52।
क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो ये दिया जाता है भारत की संचित निधि से। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। देखिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज का पेंशन पूछ रहा है, तो जज का जो पेंशन होगा वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। देखिए भारत के संचित निधि पे बहुत सारी चीज़ें भारित होती हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता, पेंशन, ये सब जो है वो भारत की संचित निधि पर ही भारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो मंडल आयोग की बात करते हैं तो इसका गठन 1979 में हुआ था और ये अपना रिपोर्ट जो है वो 1980 में प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग की, तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत की अगर संघीय न्यायालय की बात करते हैं तो भारत का जो संघीय न्यायालय है वो 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। संघीय न्यायालय से एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है संविधान के भाग और उनके विषय के साथ सही मिलान कीजिए। तो भाग 4 किससे मिलेगा? भाग 4 मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तंत्र से और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अगर हम भाग 8 की बात करते हैं तो भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से है, ठीक है, और ये अनुच्छेद किससे? 239 से लेके 242 तक। अगर हम बात करते हैं भाग 17 की, तो भाग 17 में है आपात उपबंध, नहीं, भाग 17 में है राजभाषा, तो ये इसके साथ मैच करेगा। भाग 17 में है राजभाषा और ये है अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक और भाग 18 में है आपात उपबंध जो कि है अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय और तीसरा आर्थिक न्याय। कोई धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना से एक चीज़ याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उसे ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है और इसमें मात्र एक बार संशोधन हुआ है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? तो शिक्षा के अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2010 और इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है महाभारत के लेखक पतंजलि समकालीन थे। तो ये पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुष्पमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश का संस्थापक भी था। पुष्पमित्र शुंग और पतंजलि से याद रखिएगा कि पुष्पमित्र सिंह ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था और इसके लिए पतंजलि ने ही अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगर हम बात करते हैं पुष्पमित्र शुंग की तो इनसे एक और चीज़ याद रखिएगा, भरहुत स्तूप का भी निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं कानपुर नाना साहब सुमेलित है, इलाहाबाद लियाकत अली सुमेलित है, बरेली मौलवी अहमदुल्ला ये नहीं सुमेलित है। अगर हम बात करते हैं बरेली में तो बरेली में विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो खान बहादुर खां थे और मौलवी अहमदुल्ला जो था वो थे जो फैजाबाद के नेतृत्व करता थे। दिल्ली बख्त खां ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है दिल्ली सल्तनत ने किस वंश
दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो सबसे कम समय तक अगर देखा जाए तो खिलजी वंश ने किया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं दिल्ली वंश की, तो चला है कब से कब, 1200 से लेकर 1526 तक, जिसमें 1206 से लेकर 1290 तक था गुलाम वंश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1290 से 1320 तक था खिलजी वंश जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये सबसे कम था। तुगलक वंश फिर आया 1320 से लेकर 1413 तक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और ये सबसे ज़्यादा दिन तक दिल्ली सल्तनत का वंश के रूप में था। उसके बाद आया सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 खिज खां के द्वारा, और फिर आया लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक बहलोल लोधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया है दादा शिकोह को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा शिकोह को। क्लियर है? चलिए अगर हम बात करते हैं शाहजहां की, तो शाहजहां की पुत्रों में दारा शिकोह जो था वो सर्वाधिक विद्यमान था, और इसने भागवत गीता, उपनिषद, रामायण सबका अनुवाद फारसी में करवाया था। अगर हम बात करते हैं शाहजहां की, तो शाहजहां से याद रखिएगा, शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद और महाबत खां को खान खाना की उपाधि दी थी। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था? तो हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे नारायण पंडित। अगर हम बात यहाँ पे फैजी की करते हैं, तो फैजी से याद रखिएगा कि फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया है, और फैजी ने नल दमयंती जो कि एक सूरदास द्वारा रचित कथा था, इसका फारसी में अनुवाद करवाकर उसका नाम सहेली रखा था। बदायूनी से याद रखिएगा, यह जो एक इतिहासकार था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले डचों ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डच। डच से याद रखिएगा, डचों ने अपने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, और डचों का भारत में जो अंतिम रूप से पतन था वो 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुई बेदरा युद्ध से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो विजयनगर ने कृष्णदेव राव का शासनकाल की अगर बात करते हैं तो था 1509 से लेकर 1529 तक। कुतुब मीनार के निर्माण की बात करते हैं तो 1210। फिरोज शाह तुगलक की पुर्तगालियों का भारत आगमन की बात करते हैं तो पुर्तगालियों का भारत आगमन था 1498, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु की बात करते हैं तो ये हुआ था 1388 में। अब इसको आप सही से अरेंज कर लीजिएगा। सही से अरेंज करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो ये दक्षिण भारत में प्रचलित था, और जिसका प्रमुख जो प्रेसिडेंसी था वो था मद्रास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो देखिए 1857 की क्रांति की अगर बात करते हैं तो झांसी था ही। झांसी से आप लोगों को याद ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी भारतीय नायक थी, और जिसका जो दमन करता था वो था ह्यूरोज। चित्तौड़ नहीं था। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ भी था, इसके भारतीय नायक थे बेगम हजरत महल, और जो दमन करता था वो था हेनरी लॉरेंस जो कि मारा गया था, तो फिर बाद में आया था कैंपबेल। और इलाहाबाद की अगर बात करते हैं तो थे लियाकत अली, और इसका जो दमन करता था वो था कर्नल नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो अगर हम बात करते हैं रामोसी विद्रोह, तो ये पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने सरदार नेता चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये डफरिन ने उड़ाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डफरिन ने। देखिए कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बहुत सारे लोगों के जो मत हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तिलक ने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह अगर हम टटराएंगे तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं 27वां अधिवेशन की, यानी 1911 की ये बात कर रहा है, जो कि कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया गया था पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा, और इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कलकत्ता है ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब कलकत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ था। क्लियर है। अगर हम बात गया की करते हैं तो गया से याद रखिएगा कि गया में 38वां कांग्रेस का हुआ है, जो कि 1922 में हुआ है, और ये देश बंधु चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किए हैं। अगर हम बात करते हैं रामगढ़ की, तो रामगढ़ से याद रखिएगा 54वां जो हुआ है वो रामगढ़ में हुआ है 1940 में, और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अध्यक्षता किया गया है। बांकीपुर जो कि पटना में है, तो इसकी ये जो था वो 28वां अधिवेशन था, ये किया गया है 1912 में, और रंगनाथ सिंह मुघोलकर जो हैं वो इसकी अध्यक्षता किए थे। लखनऊ में तो काफ़ी बार हुआ है, जो उसमें से जैसे कि 15वां हुआ है लखनऊ में 1889 में रमेश चंद्र दत्त के द्वारा, फिर 32वां हुआ है 1916 में अमिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता, जिसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, और फिर 50वां हुआ है 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं दक्षिण से उत्तर क्रम इसका क्या होगा, तो दक्षिण से उत्तर क्रम की अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख पर्वत। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा जास्कर। हाँ, कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछ रहा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा धौलाधर पर्वत श्रेणी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा पीर पंजाल, तीसरे नंबर पर आ जाएगा जास्कर, और चौथे नंबर पर आ जाएगा काराकोरम। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो काराकोरम और जास्कर है, ठीक है, ये जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और पीर पंजाल और धौलाधर जो है वो लघु और मध्य हिमालय का हिस्सा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है। तो वनों की ह्रास तेजी से अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्वोत्तर भारत में हुआ है, क्योंकि वहाँ की आबादी बढ़ी है, तो उसके द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप के लिए वनों की कटाई जो है वो बहुत तेजी से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर का क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, जो कि कह रहा है कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं बौद्ध की, तो बौद्ध की जो वृद्धि दर है वो 0.7% है। इसके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। अगर हम बात करते हैं जैन की, तो जैन का वृद्धि दर है 0.4%, इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। सिख की अगर बात करते हैं तो सिख का वृद्धि दर है 1.7%, और ये गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए थे। ईसाई की अगर बात करते हैं तो ईसाई का वृद्धि दर है 2.3%, जो कि ईसा मसीह के द्वारा स्थापना किया गया था। तो यहाँ सबसे निम्न पूछ रहा है, तो सबसे निम्न हो जाएगा जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, राष्ट्रीय जलमार्ग 69, और सबसे बड़ा अगर पूछ लेगा तो हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जिसकी लंबाई है 289 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड सही है, शरावती परियोजना कर्नाटक सही है, बालीमेला परियोजना उड़ीसा सही है, सबरागिरी परियोजना गुजरात गलत है, क्योंकि सबरागिरी परियोजना जो है वो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। महानदी से याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है, और ये इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां हैं जैसे शिवनाथ हो गया, कोयाली, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर, ये सब महानदी की कुछ सहायक नदियां हैं। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णा नदी की जो कुछ सहायक नदियाँ हैं वो है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, दूधगंगा। अगर हम बात करते हैं कावेरी की, तो कावेरी से याद रखिएगा हेमवती, स्वर्णवती, अमरावती, भवानी। गोदावरी की अगर बात करते हैं तो पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में अगर सजाइएगा तो सबसे पहले होगा पीछावरम तमिलनाडु, उसके बाद होगा गंगा गोदावरी आंध्र प्रदेश, फिर आएगा भीतरकनिका उड़ीसा, फिर आएगा सुंदरबन पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो यह मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात करते हैं तो उसका एकमात्र जो स्थल अवरुद्ध देश है वो है लाओस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाओस। और यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े स्थल अवरुद्ध देश की, तब है ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। तो 90 ईस्ट रीज की अगर हम बात करते हैं तो ये हिंद महासागर पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर से एक और चीज़ याद रखिएगा कि हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन है। तो बाजार का नियम दिया गया था जीन बैप्टिस्टे से के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट थे। तो ये उन्हीं का कथन है, इसको बाजार का नियम भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल ह्रास यानी डेप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो डेप्रिसिएशन को जो सर्वोत्तम वर्णित करता है वो है ऑप्शन नंबर बी, सकल निवेश के मूल से किए गए लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है मुद्रा के अवमूलन के फलस्वरूप क्या होता है। तो देखिए मुद्रा के अवमूलन होता क्या है, मतलब डीवैल्यूएशन की बात कर रहा है। तो डीवैल्यूएशन होता क्या है कि जब किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना से जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूलन कहा जाता है। तो मुद्रा के अवमूलन से होता क्या है कि आयात व्यापार का संकुचन हो जाता है और निर्यात का प्रसार हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आयात व्यापार का संकुचन होना और निर्यात प्रकार का प्रकाश भी होगा और आयात स्थानांतरित का प्रसार भी होगा। तो तीनों होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति की बात करते हैं तो ये हमारा आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1935 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके अभी तत्कालीन गवर्नर जो कि 25वें गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपदा प्रबंधन को नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय महत्व की कितनी आर्द्र भूमि को रामसार सूची में शामिल किया गया है। तो भारत के कुल 37 आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 37। रामसार की अगर बात करते हैं तो ये एक ईरान का शहर है जहां आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 में बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है निम्नलिखित में से ग्लेशियर, हिमनद और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है। तो बाल्टोरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, पहले ये सही हुआ करता था लेकिन अब ये सही नहीं होगा क्योंकि जो बाल्टोरो ग्लेशियर है उसकी अब तत्कालीन जो स्थिति है वो लद्दाख में हो चुकी है। चोटबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड, ये सही है। ये भी गलत है क्योंकि चोटखाड़ी जो है, हाँ, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसका मिलान सही है। तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के, देखिए अगर हम लोग बाल्टेरो ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर ये नहीं होगा क्योंकि ये लद्दाख में है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड ये सही है। सियाचिन ग्लेशियर भी अब लद्दाख में हो गया तो ये भी गलत है। और जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये सिक्किम में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई। और इस बार 2020 का जो थीम था वो था आवर सॉल्यूशन इन नेचर, मतलब हमारा समाधान प्रकृति में है। अगर हम 5 जून की बात करते हैं तो 5 जून से याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल से याद रखिएगा पृथ्वी दिवस और 16 सितंबर से याद रखिएगा ओजोन परत रक्षण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। तो बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आएगा चाय कॉफ़ी, क्योंकि चाय कॉफ़ी जो होगा वो बागानी फसल के अंतर्गत आता है और बागवानी फसल के अंतर्गत आ जाएगा फल फूल सब्जी मसाला ये सब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है। तो श्वसन के दौरान सिर्फ और सिर्फ विटामिन का विघटन होता है। तो वसा का नहीं होगा, प्रोटीन का नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा। तो 1, 3 और 2 होगा इसका सही आंसर। सिर्फ और सिर्फ विटामिन का होगा, मतलब केवल 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहे हैं रानी का बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध, तो रानी का बाव की अगर हम बात करते हैं तो ये गुजरात के पाटन में स्थित एक बावड़ी मतलब सीढ़ीदार कुआं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। और रानी के बाव को 2018 में आरबीआई के द्वारा 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया था और इसे जून 2014 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, तो ये मक्का से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। मक्का से याद रखिएगा, मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन वर्ल्ड में पूछ ले तो अमेरिका और भारत में पूछ ले तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है, तो लुसाका जो है वो जाम्बिया की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक और दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है, तो पूर्वोत्तर राज्य की अगर बात करते हैं तो वो अपनी सीमा साझा जो है वो भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ करता है। तो यानी 4 देश हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर संपूर्ण भारत पूछ ले तब 7 देशों के साथ होता है, जिसमें भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है 4096 किलोमीटर और भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे कम होता है मिनिमम। और 5 देश कौन कौन है, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार। टोटल हो गए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है ताता पानी क्या है, तो ताता पानी की अगर बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में एक गर्म पानी का कुंड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कर्नाटक सही है, प्रबन ऊर्जा में तमिलनाडु सही है, जैव ऊर्जा में महाराष्ट्र सही है, पन बिजली ऊर्जा में कर्नाटक सही नहीं है। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक जो है वो स्मॉल हाइड्रो पावर में कर्नाटक होगा, लेकिन अगर ये बात सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर की करेगा तब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा नीट का पूर्ण रूप क्या है, तो नीट का पूर्ण रूप है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है जमुना पारी किसकी प्रमुख नस्ल है, तो ये एक बकरी की प्रमुख नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है, तो इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें कि रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन टी जो है वो एक पैरा एथलीट से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट कुश्ती से और रानी रामपाल हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। सचिन अवस्थी से याद रखिएगा, यह वही आदमी है जिसने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन करवाया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसका PDF आप लोग ग्रुप से ले लीजिएगा, वहाँ से अटैम्प्ट कीजिएगा। अटैम्प्ट करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।